1801 to 1809, two terms president, and first anti-federalist president. फर्स्ट एंटी फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट, पहला ऐसा सदर जो फेडरलिस्ट नहीं था, एंटी फेडरलिस्ट था. ठीक है. ही कॉल्ड हिज प्रेसिडेंसी, दो पैरेलल व्यूज हैं इनकी प्रेसिडेंसी के ऊपर. ही कॉल्स हिज प्रेसिडेंसी एज द सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन. ही कॉल्ड हिज प्रेसिडेंसी as the second American Revolution, whereas his opposition called him as bull in a china shop. Bull in a china shop. To me, or students of US history, both statements are exaggerations. दोनों statements ही exaggerated है. ठीक है जी. Neither his presidency was that good that we can call it the second American Revolution, nor it was that bad कि हम उसको bull in a China shop कहें. Bull in a China shop का expression तो आपको पता है ना. It's an idiomatic expression used for chaos. Used for disorder and chaos. Bull in a China shop. ठीक है जी. तो how was his presidency then? Let's talk. He was the first president who believed that states should be given more powers. States should be given mandate to work themselves. क्योंकि ये anti-federalist न्यू जर्सी प्लान का हिस्सा थे, तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर और स्टेट पावर्स पर बिलीव करते थे. सेकंड स्टेटमेंट मैंने यहां लिखी थी, बुल इन अ चाइना शॉप. बुल इन अ चाइना शॉप. ठीक है. तो इन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन भी गवर्नमेंट में इंप्रूव की. ऑल्दो एरिस्टोक्रेट थे, लेकिन इन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन भी गवर्नमेंट में इंप्रूव की, जो पहले ना होने के बराबर थी. चंद लोग ही गवर्नेंस का हिस्सा होते थे. और स्टेट्स को भी ब्रीदिंग स्पेस दी और उन्हें कहा कि आप अपनी गवर्नेंस करें, फेडरेशन अनड्यू इंटरफेरेंस आपके यहां नहीं करेगी. इन्होंने अपनी इकोनॉमिक टीम में शामिल किया एल्बर्ट गैलेटन को, जो उस जमाने के मशहूर इकोनॉमिस्ट थे. एल्बर्ट गैलेटन को इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी लगाया. ठीक है. He believes in public participation in the governance. He believed in giving more mandate to states because he was part of the New Jersey or anti-federalist plan. Albert Gallatin, Secretary of Treasury लगे. इनके जिम्मे काम ये लगाया गया to make a public friendly budget. एक ऐसा बजट बनाएं जो पब्लिक फ्रेंडली हो, एक ऐसा बजट बनाएं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक सजेशंस हो, और एक ऐसा बजट बनाएं जो लोगों की समझ में आए, दैट ऑर्डिनरी लेमैन कैन अंडरस्टैंड. अल्फाज का गोरख धंधा ना हो, ऑर्डिनरी लेमैन उसको समझ सके. तो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, लोगों की ओनरशिप हो गवर्नमेंट के साथ. प्लस ही ऑल्सो बिलीव्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड laissez-faire economic model. Laissez-faire economic model. Laissez-faire means, it's a French term which means non-intervention. Literally it means let it be. Let it be. Non-intervention. Non-intervention. Laissez-faire economic model. यानी he stated that government shall not be a supervisor or a regulator. Government would rather be an enabler and a facilitator. Government will not be a supervisor or a regulator,
government would rather be an enabler and facilitator. Market forces shall determine. Market forces shall determine the price. Demand and supply डिटरमिन करेगा प्राइसिंग क्या होगी. स्टेट अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं करेगी. लोगों को कारोबार के लिए आसानियां मुहैया की जाएंगी ताकि इकोनॉमी इंप्रूव हो सके. एंड टू हेल्प दैट ही इंट्रोड्यूस्ड ए फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन पॉलिसी एज वेल. ए फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन पॉलिसी. जॉर्ज वॉशिंगटन से पहले, थॉमस जेफरसन से पहले लॉ ये था अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए, लीगल एंट्री इनटू अमेरिका, लीगल एंट्री इनटू अमेरिका एंड 14 years of stay. Legal entry into America and 14 years of stay and you qualify for citizenship. प्रेसिडेंट जेफरसन ने इसको 5 years कर दिया. प्रेसिडेंट जेफरसन ने इसको 5 years कर दिया. लीगल एंट्री इनटू अमेरिका एंड 5 years ऑफ स्टे इन अमेरिका विल क्वालिफाई यू टू बिकम अमेरिकन सिटीजन्स. आप ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन नहीं बनेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे टू अप्लाई फॉर अमेरिकन सिटीजनशिप. तो इमिग्रेशन पॉलिसी को ईज आउट किया ताकि लेबर ज्यादा आ सके, वर्किंग क्लास आ सके मुल्क के अंदर और सस्ती लेबर मुहैया हो सके. ठीक है जी. इन्होंने ही 1803 में लुजियाना परचेज का एग्रीमेंट किया. 1803 में $15 million में 828,000 स्क्वायर माइल्स अमेरिका ने फ्रांस से परचेज किए. $15 million पर 828,000 स्क्वायर माइल्स अमेरिका के हिस्से में आए. ये 3 pence पर एकड़ बनते हैं. पीनट्स 3 pence पर एकड़ बनते हैं ये पैसे. चीपर देन द पीनट्स. और ये टेरिटरी कितनी है इसका अंदाजा इस हिसाब से लगाइए कि ये टेरिटरी रफली अमेरिका की ओरिजिनल 13 स्टेट्स की टेरिटरी के बराबर है. फरखंदा $15 million, ऑब्वियसली $15 million. ठीक है. तो यानी ओवरनाइट अमेरिका लिटरली डबल्ड इन टेरिटरी. अच्छा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त तक यह पता नहीं था कि नई टेरिटरी खरीदी भी जा सकती है और मुल्क में शामिल भी की जा सकती. तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे हम शामिल करें. तो फिर यह एग्रीमेंट सेनेट को भेजा गया टू गेट इट रेटिफाइड. सेनेट ने रेटिफाई किया तो यह पेमेंट हुई और यह इलाका अमेरिका को मिल गया. यहां से दैट फेमस वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू होती है. दैट फेमस वेस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू होती है. टेरिटरी अवेलेबल थी, आबादी अवेलेबल नहीं थी, जमीन थी. अब इस जमीन को कारामद बनाने के लिए जरूरी था कि यहां एग्रीकल्चर किया जाता, यहां पर माइनिंग की जाती, यहां से नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जाते और लोगों को यहां आबाद किया जाता. इस मकसद के लिए थ्योरी ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी इंट्रोड्यूस कराई गई. थ्योरी ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी. यह थ्योरी ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है? थ्योरी ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी यह है कि अमेरिकन्स आर बॉर्न टू बी ग्रेट. अमेरिकन्स जो हैं वो बने ही अजीम बनने के लिए हैं, अजीम कौम बनने के लिए. और उनकी ये तकदीर में है कि वो टेक ओवर करें
जो लैंड्स अवेलेबल है, और इस मकसद के लिए जरूरी है कि लैंड्स को कल्टीवेट किया जाए। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के लिए जरूरी है कल्टीवेशन ऑफ लैंड। प्रेसिडेंट ने कहा दोज हु वर्क ऑन लैंड आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। खुदा के बरगुजीदा लोग हैं, चुने हुए लोग हैं जो जमीन पर काम करते हैं। So he encouraged and pushed more and more Americans to go in that direction. और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन्होंने लुई एंड क्लार्क एक्सपीडिशंस भी स्टार्ट कराई, जिन्होंने इस सारे इलाके को विजिट किया और बताया कि कहां वाटरवेज बन सकते हैं, कहां जमीन अवेलेबल है माइनिंग के लिए, कहां सड़क बनानी चाहिए, कहां रेल रोड बनाना चाहिए। लुई एंड क्लार्क एक्सपीडिशंस। तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी, लुई क्लार्क एक्सपीडिशंस, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, ये सारी जो ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं वो लुजियाना परचेज होने के बाद हुई और थॉमस जेफरसन के टेन्योर में हुई। तो अमेरिका को एक रियल इकोनॉमिक बूस्टर जो है वो मिला इसके जरिए। प्रेसिडेंट जेफरसन के टेन्योर में ही 12th अमेंडमेंट हुई। 12th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम चेंज कर दिया। 12th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम चेंज कर दिया। पहले क्या होता था? पहले यह होता था कि प्रेसिडेंट, दो लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, जो इलेक्शन जीत जाता था वो प्रेसिडेंट बन जाता था, जो इलेक्शन हार जाता था वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता था। दिस वॉज इलॉजिकल, दिस वॉज इलॉजिकल। 11th अमेंडमेंट थी, वॉशिंगटन ही के टेन्योर में आई थी। 11th अमेंडमेंट थी सॉवरेन इम्यूनिटी टू द स्टेट गवर्नर्स। जैसे हेड ऑफ द स्टेट को सॉवरेन इम्यूनिटी होती है ना, सदर के खिलाफ केस नहीं आप कर सकते, इसी तरह 11th अमेंडमेंट के जरिए अमेरिकी रियासतों के जो गवर्नर्स हैं उनको सॉवरेन इम्यूनिटी दी गई थी कि जॉर्जिया के गवर्नर के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा नहीं हो सकता, न्यूयॉर्क के गवर्नर के खिलाफ लुजियाना में मुकदमा नहीं हो सकता। दिस वाज 11th अमेंडमेंट, सॉवरेन इम्यूनिटी टू द गवर्नर्स। ठीक है जी। 12th अमेंडमेंट ये थी, 12th अमेंडमेंट मैं बता रहा हूं जी कि पुराना सिस्टम इलेक्टोरल इलेक्शन का प्रेसिडेंट का चेंज कर दिया गया। अब यह कहा गया कि भाई जिस बंदे को लोग व्हाइट हाउस में नहीं लाना चाहते तो वो व्हाइट हाउस में एज वाइस प्रेसिडेंट भी क्यों आए? एंड ही इज जस्ट वन शॉट अवे फ्रॉम बिकमिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर मर जाता है या चला जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो व्हाई शुड वी हैव ए कंपेटिटर इन द व्हाइट हाउस जो प्राइमरीली सदर का मुखालिफ है? तो ये तो बड़ी इलॉजिकल बात है। तो थॉमस जेफरसन के टेन्योर में 12th अमेंडमेंट ये आई कि हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपने साथ एक रनिंग मेट लेके इलेक्शन लड़ेगा। हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपने साथ एक रनिंग मेट लेकर चलेगा। अगर प्रेसिडेंट जीतता है तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसका रनिंग मेट भी जीत गया, यानी जो वोट प्रेसिडेंट को पड़ेगा वही वोट रनिंग मेट को भी पड़ेगा, और वो रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। वो रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। जो जीतेगा वो और उसका रनिंग मेट प्रेसिडेंट बन जाएंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जो हारेगा वो घर चला जाएगा, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा पहले की तरह, वो घर चला जाएगा। तो ये 12वीं तरमीम थी, इसने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिस्टम चेंज किया। ये भी इसी टेन्योर में आई। ठीक है।
मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803, जुडिशियल रिव्यू का राइट जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो भी जेफरसन के टेन्योर में ही था। ठीक है जी, ऐसे ही है। जॉर्ज वॉशिंगटन के अगेंस्ट जॉन एडम्स थे। सो जॉन मार्शल was the chief justice at that point of time. He was considered deadly against President Jefferson because Marshall was a Federalist appointee. तो मार्बरी वर्सेस मेडिसन टाइम एंड अगेन डिस्कस होता है। इस केस में आउटगोइंग प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने अपने टेन्योर के आखिरी दिन जस्टिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी भर्तियां कर दी। जस्टिस डिपार्टमेंट को फेडरलिस्ट लॉयलिस्ट लोगों से भरने की कोशिश की। फेडरलिस्ट लॉयलिस्ट लोगों से भरने की कोशिश की। नए प्रेसिडेंट जब थॉमस जेफरसन नेक्स्ट डे स्वॉन इन हो गए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मैडिसन को कहा कि जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए, बाकियों को अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं देने। जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले थे उनमें से एक थे मिस्टर मार्बरी। जॉन मार्शल वॉज द चीफ जस्टिस देन। जिनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले थे उनमें से एक थे मिस्टर मार्बरी। तो जब उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया, ही वेंट इनटू द कोर्ट, और कोर्ट को उन्होंने कहा जी कि जेम्स मैडिसन को मजबूर किया जाए कि वो मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। दूसरा, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं दिया। कोर्ट के पास जब ये मैटर आया तो कोर्ट ने मार्बरी की प्रेयर नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक नहीं था, ये इनकमिंग प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक है कि वो अपने मर्जी की टीम लाए, जैसे भी वो ला सकता है, उसको ये इख्तियार हासिल है। जस्टिस डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट्स करने का जो आखिरी प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट का राइट है, इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कानून उन्हें इस काम की इजाजत देता है, जुडिशियल एक्ट 1803, हम उस कानून को अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। हम समझते हैं कि वो आइन से मुतसादिम कानून है, इसलिए हम उस कानून की जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उन्हें इनवैलिड करार देते हैं। इनवैलिड करार देते हैं। तो इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन अमेरिकन जुडिशरी एक्सरसाइज्ड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट ए लॉ पास्ड बाय द कांग्रेस। लेकिन चूंकि ये फैसला उस वक्त के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन को सूट करता था, वो मार्बरी को नहीं लाना चाहते थे और कोर्ट ने भी यही किया, तो वो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में नहीं गए और यूं ये फैसला कानून का हिस्सा बन गया। अदालतों ने राइट ऑफ इंटरप्रिटेशन के जरिए जुडिशियल रिव्यू का हक अपने लिए महफूज कर लिया। अदालत ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट व्हाट इज रिटन इन दोज 11 पेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट वी द जजेस से इट इज। तो यहां से ही जुडिशियल रिव्यू की बुनियाद भी पड़ी। तो बाय एंड लार्ज जेफरसन का एरा वाज अ गुड एरा। इकोनॉमी बेहतर हुई, टेरिटोरियल ऑगमेंटेशन हुई, फॉरेन पॉलिसी में भी ठीक ही रिलेशंस उसने रखे। द ओनली कंट्रोवर्सी वाज 1807 में ही बैंड स्लेव इंपोर्ट। इन्होंने 1807 में गुलामों की इंपोर्ट भी बंद कर दी। उन्होंने कहा जी ये इलीगल है, जो आगे आगे मजीद इंपोर्ट नहीं होंगे। इसके बाद गुलामों की स्मगलिंग शुरू हो गई। पब्लिकली जेफरसन स्पोक अगेंस्ट स्लेवरी। पब्लिकली जेफरसन स्पोक अगेंस्ट स्लेवरी, बट ही हिमसेल्फ ओन्ड 127 स्लेव्स। उसके अपने पास 127 स्लेव्स थे। तो ये एक बिट ऑफ अ डिफरेंस है थ्योरी और रियलिटी के अंदर। लेकिन इस काम में जेफरसन अकेले नहीं हैं। 12 ऐसे अमेरिकी सदर हैं। 12 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वर स्लेव ओनर्स। 12 ऐसे अमेरिकी सदर हैं जो स्लेव ओनर्स थे। 12 ऐसे अमेरिकी सदर हैं जो स्लेव ओनर्स थे। ठीक है जी।
2016 के बाद ये वाला टेन्योर जो मैं आपसे करवा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस लिहाज से जरूरी है कि आपकी थोड़ी सी बेस यूएस हिस्ट्री में बन जाए कि हाउ थिंग्स वेंट ऑन। उसके बाद फिर हम टेक ऑफ करेंगे स्लेवरी ऑनवर्ड्स, हम फिर टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक। उसके बाद जेम्स मैडिसन प्रेसिडेंट बनते हैं। ये 1809 to 1817 he was the last federalist president. After him the Federalist Party dismembered. After him the Federalist Party dismembered. ठीक है जी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स यही हैं जी, टेरिटोरियल ऑगमेंटेशन हुई थी, इकोनॉमिक बिल्टअप हुआ था, साउथ की स्टेट्स के पास ज्यादा पावर आ गई थी क्योंकि ये ज्यादा आबादी 1840 तक 70 लाख लोग वहां जाकर रहना शुरू हो गए थे। तो जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किक इन नहीं किया तब तक साउथ की जो सरदारी है वो लुजियाना परचेज ही की वजह से थी। लास्ट फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट थे। इनके टेन्योर का मशहूर वाकया है वॉर ऑफ 1812। इस पर नोट कभी कभार आ सकता है, इसलिए आपको इस जंग के बारे में पता होना चाहिए। इस जंग को वॉर ऑफ ग्रेट मिसकम्युनिकेशंस भी कहा जाता है, और इस वॉर को वॉर ऑफ सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन या सेकेंड वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। बैकग्राउंड क्या है? ये जंग 1812 से 1815 तक चलती रही। बैकग्राउंड इस जंग का क्या है? नेपोलियन to disturb England made a system called the continental system. Made a system called the continental system. Continental system का मतलब ये था that no ship going to English shores and no English ship, ना कोई बर्तानिया का जहाज और ना कोई ऐसा जहाज जो बर्तानिया जा रहा हो, दे कैन नॉट यूज फ्रेंच वाटर्स। वो हमारी समुद्री हदूद और जहां जहां तक हमारी नेवी का असर है वहां नहीं जा सकता। ठीक है, टू हर्ट ब्रिटिश इकोनॉमी। British economy British government as a result imposed counter sanctions। उन्होंने कहा जी फ्रांस जाने वाले शिप्स और फ्रांस से ट्रेड करने वाले शिप्स हमारे पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सैंक्शंस में अमेरिका भी आ गया। ठीक है जी, कैन नॉट यूज फ्रेंच वाटर्स जी, फ्रांस की समुद्री हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट ऑफ पैसेज उनके पास नहीं होगा। तो इंग्लैंड ने जो काउंटर सैंक्शंस लगाई, उन सैंक्शंस में अमेरिका भी आया क्योंकि अमेरिका भी फ्रांस से ट्रेड करता था। अमेरिका ने इंग्लैंड को जरा सबक सिखाने के लिए एम्बार्गो एक्ट पास किया। 1807 में जेफरसन ने ये एक्ट पास करवाया था कि हम पर जो पाबंदियां हैं हम सिमिलर पाबंदियां इंग्लैंड पर भी लगाएंगे कि वो भी हमारे वाटर्स और हमारी तरफ नहीं आ सकते। इसका नुकसान अमेरिका को ज्यादा हुआ क्योंकि ट्रेड बैलेंस इंग्लैंड की फेवर में था। तो 1809 में जैसे ही जेफरसन का टेन्योर खत्म हुआ, एम्बार्गो एक्ट वाज एबॉलिश्ड। 1809 में जैसे ही जेफरसन का टेन्योर खत्म हुआ, एम्बार्गो एक्ट वाज एबॉलिश्ड। सो 1812 में
इंग्लैंड एंड फ्रांस वंस अगेन वेंट टू वॉर, एक दफा फिर जंग पे चले गए। अमेरिकन्स ने ये सोचा कि दिस इज अ गुड टाइम कि हम कनाडा पर हमला करते हैं। कनाडा पर हमला करने के दो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे। पहला, क्यूबेक की टेरिटरी हमारी हो जाएगी जो ब्रिटिश कंट्रोल में है। दूसरा, ना भी हुई जी 1812, ना भी हुई तो एटलीस्ट इंग्लैंड ने जो सैंक्शंस हम पर लगा रखी हैं उन सैंक्शंस से हमारी जान छूट जाएगी निगोशिएशंस में। मजे की बात यह है कि जिन सैंक्शंस को छुड़वाने के लिए ये जंग करने जा रहे थे वो सैंक्शंस इंग्लैंड ने यूनिलैटरली खुद ही खत्म कर दी थी ये जंग शुरू होने से भी पहले। लेकिन वो जमाना आज के दौर की तरह फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का जमाना नहीं था। इंफॉर्मेशन आते आते महीनों लग जाते थे। इसलिए इससे पहले कि ये चीज अमेरिकन को कम्युनिकेट होती, जंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। वॉर ऑफ ग्रेट मिसकम्युनिकेशंस, वॉर ऑफ ग्रेट मिसकम्युनिकेशंस। ठीक है जी। कनाडा पर इन्होंने जब हमला किया, कनाडा में ब्रिटिश आर्मी वाज ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग इट। उन्होंने ना सिर्फ इनको मार लगाई बल्कि अमेरिकन टेरिटरी पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद बाकायदा जंग शुरू हुई। इस जंग में एंड्रू जैक्सन इमर्ज्ड एज ए हीरो। एंड्रू जैक्सन 7th अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बने। इस जंग में उन्होंने अपना मिलिशिया रेज किया, ब्लैक्स को भी उस मिलिशिया का हिस्सा बनाया। ब्लैक्स को पहली दफा फेलो रिस्पेक्टेबल अमेरिकन सिटीजन्स कहा। और इस जंग में रेड इंडियंस, ज्यादातर रेड इंडियंस इंग्लैंड का साथ दे रहे थे। इंग्लैंड ने उनसे वादा यह किया था कि आप हमारा साथ देंगे तो अगर हम जंग जीत गए तो आपको हम अमेरिका में एक अलग मुल्क आपके लिए बना देंगे। तो यह वादा उनसे किया गया था। सो एंड्रू जैक्सन का ऑनस्लॉट ज्यादा रेड इंडियंस के खिलाफ था, डिफरेंट ट्राइब्स को सबड्यू करने के लिए। जंग होती रही दोनों के दरमियान। फाइनली 1814 में इंग्लैंड डिफीटेड फ्रांस एंड नेपोलियन वाज अरेस्टेड। इंग्लैंड डिफीटेड फ्रांस एंड नेपोलियन वाज अरेस्टेड। उसके बाद उन्होंने पूरी तवज्जो अमेरिकन पर दी और ट्रुप्स भेजे। वॉशिंगटन डीसी वाज कैप्चर्ड, व्हाइट हाउस वाज बर्न्ड along with many other buildings। अब जो व्हाइट हाउस बना है ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। ओरिजिनल व्हाइट हाउस ब्रिटिशर्स ने बर्न डाउन कर दिया था। डॉली मैडिसन जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट लेडी, उन्होंने जब व्हाइट हाउस से वो भागी उस आग से बचने के लिए, तो उन्होंने भागते हुए सिर्फ जॉर्ज वॉशिंगटन की एक पेंटिंग उतार के अपने साथ वो भागी। उन्होंने कुछ और बिलोंगिंग्स वर्थ इट नहीं समझी कि वो लेकर भागे। ठीक है। तो इसके बाद अगली लड़ाई थी फोर्ट मैकहेनरी पर। इस फोर्ट मैकहेनरी पर अमेरिकन इंग्लैंड ने 25 आवर्स तक बॉम्बार्डमेंट की थी, बट द फोर्ट रिफ्यूज्ड टू फॉल। और जब 25 आवर्स के बाद इनका आर्सेनल खत्म होता है तो उस किले की फसील पर उस वक्त के फौजियों ने उस वक्त तक का सबसे बड़ा झंडा अमेरिका का लहराया था, जिसको स्टार स्पैंगल्ड बैनर कहा जाता है। स्टार स्पैंगल्ड बैनर कहा जाता है। ये नज्म भी एक अमेरिकन पोएट ने लिखी थी स्टार स्पैंगल्ड बैनर के नाम से। एंड दिस इज द नेशनल एंथम ऑफ यूएसए नाउ। अब ये अमेरिका का कौमी तराना है।
Britishers bombarded over this fort of Americans, Fort McHenry. ठीक है, स्टार स्पैंगल्ड बैनर अमेरिका का कौमी तराना है ये नज़्म, इसके लिरिक्स अमेरिका के कौमी तराने में यूज हुए। आप मूवीज में, ड्रामों में देखते होंगे, एक मेमोरियल नजर आता है जिसमें 8-10 फौजी जोर लगा के एक बड़े से झंडे को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट कमेमोरेट्स दिस इंसिडेंट, दैट कमेमोरेट्स दिस इंसिडेंट। ठीक है, तो यूं अमेरिकन ने फाइट बैक करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स से अपना इलाका छुड़ाना शुरू किया। फाइनली दे क्लियर्ड द एरिया। अच्छा, अब एक और मजे की बात, जंग बंदी भी मिसकम्युनिकेशन का नतीजा थी। होता यह है, दिसंबर 1814 में दिसंबर 1814 में इंग्लैंड एंड फ्रांस मेड अ पीस डील। इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ गेंट। ट्रीटी ऑफ गेंट। Americans cleared the area of the British forces. Treaty of Ghent. Ghent is modern day Belgium. Ghent is modern day Belgium. तो ये एग्रीमेंट, पीस डील दिसंबर में हुई थी, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन भी लेट पहुंची। तो इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी अ ब्रिटिश जनरल डिसाइडेड टू अटैक अमेरिकन्स विदाउट नोइंग कि सुलह हो चुकी। So when he attacked, his attack was dispelled by Andrew Jackson's forces. उसके अटैक को डिस्पेल किया एंड्रू जैक्सन के फोर्सेस ने और उन्हें भागने पर मजबूर किया। उतनी देर में फिर मैसेज मिल गया कि पीस डील हो चुकी है। So Americans had the last laugh. Americans won the last battle of this war. Although technically speaking, none of the sides won the war. जो गिवन ऑब्जेक्टिव्स थे वो किसी साइड को भी नहीं मिले। अमेरिकन्स सैंक्शंस हटवाना चाहते थे, सैंक्शंस जंग के बगैर ही हट गई थी। क्यूबेक लेना चाहते थे, नहीं यार, फ्रांस और अमेरिका के बीच में होगी ना ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ गेंट, सुलह की ट्रीटी फ्रांस और अमेरिका के बीच में। क्यूबेक लेना चाहते थे, क्यूबेक उन्हें नहीं मिला। ब्रिटिशर्स रेड इंडियंस के लिए मुल्क बनाना चाहते थे, वो भी नहीं वो बना सके। तो कोई टेक्निकली कोई हारा या जीता नहीं था इस जंग में, लेकिन अमेरिकन्स वन द लास्ट बैटल, दे डिक्लेयर्ड विक्ट्री, दे हैड द लास्ट लाफ, इट वाज मोरल बूस्टर फॉर देम, देयर स्पिरिट्स वर हाई, एंड आफ्टर दिस अमेरिकन्स बिकेम मोर जेल्ड एज अ नेशन, मोर अमेरिकनाइज्ड एज पीपल, एंड दे पास्ड दैट टेस्ट। जो उस वक्त लोग कहा करते थे कि जॉर्ज वॉशिंगटन एक दफा इनको लड़वा गया, लेकिन इनकी स्टेट लॉयल्टीज इतनी ज्यादा हैं कि अगर दोबारा कभी जंग हुई तो ये सारी स्टेट्स दोबारा बिखर जाएंगी। 1812 की वॉर में अमेरिकन ने ये साबित किया, दे आर अ नेशन एंड दे आर नॉट गोइंग अवे एनीवेयर, दे वोंट बी डिस्पर्स्ड। सो इसका रिएक्शन फिर ये हुआ कि एनीथिंग दैट वाज ब्रिटिश वाज लुक्ड डाउन अपॉन, एनीथिंग दैट वाज ब्रिटिश वाज लुक्ड डाउन अपॉन। बहुत सारी ब्रिटिश फैमिलीज ने इसके बाद माइग्रेट किया। अमेरिकन सोसाइटी वाज अमेरिकनाइज्ड आफ्टर दिस। अमेरिकन सोसाइटी वाज अमेरिकनाइज्ड। इट ऑल्सो मार्क्ड द एंड ऑफ द फेडरलिस्ट एरा। इट ऑल्सो मार्क्ड द एंड ऑफ द फेडरलिस्ट एरा, बिकॉज फेडरलिस्ट यूजुअली एंटी वॉर थे, जंगें अवॉइड करना चाहते थे। तो यहां से फेडरलिस्टों की सपोर्ट भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस जंग के बाद अमेरिकन्स वर वेरी हाई स्पिरिटेड, वेरी हैप्पी। आफ्टर ऑल दे वर द ओनली नेशन दैट हैड डिफीटेड ग्रेट ब्रिटेन ट्वाइस इन 3 डेकेड्स। ठीक है, तो इस तरह उनका मोरल, स्पिरिट एंड एवरीथिंग वाज इन द राइट डायरेक्शन। इसलिए इसको सेकेंड वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस कहा जाता है कि इसके बाद इन रियलिटी अमेरिकन्स ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से आजाद हुए थे। इस जंग के बाद इन रियलिटी अमेरिकन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से आजाद हुए थे।
तो ये 1812 की वॉर है जिस पर नोट आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद 5th प्रेसिडेंट थे हमारे जेम्स मोनरो। जेम्स मोनरो 1817 to 1825। जेम्स मोनरो। ब्रेक अभी आपको 10 मिनट दी थी यार। जेम्स मोनरो का जो इरा है उसमें 3 चीजें मशहूर। वन, इट इज कॉल्ड इरा ऑफ गुड फीलिंग्स। सेकेंड, द मिसूरी कॉम्प्रोमाइज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मोनरो डॉक्ट्रीन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इरा ऑफ गुड फीलिंग्स इस टाइम को इसलिए कहा जाता है, मैं आपको 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा तो आप फिर नमाज पढ़ सकते हैं, टाइम आपके पास होगा। तो इसको इरा ऑफ गुड फीलिंग्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई ऑपोजिशन नहीं थी। जेम्स मोनरो कंसेंसस कैंडिडेट थे दोनों साइड्स के, इनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन नहीं थी, तो कोई क्रिटिसिज्म या रिएक्शन था ही नहीं। हेंस इरा ऑफ गुड फीलिंग्स, एक बात। दूसरी बात, अमेरिकन्स वर जनरली हैप्पी, द इकोनॉमी वाज गुड, दे हैड डिफीटेड द वर्ल्ड पावर, दे वर इन हाई स्पिरिट्स। तो इसलिए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड टू किक इन। तो इसलिए भी अमेरिकन्स इस इरा को इरा ऑफ गुड फीलिंग्स कहते हैं। दूसरा है मिसूरी कॉम्प्रोमाइज 1820। मिसूरी कॉम्प्रोमाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रू लाइन। उन्होंने कहा जी कि नॉर्थ और साउथ में अमेरिका में अब आइंदा जब भी नई स्टेट्स यूनियन में एंटर होंगी तो हमेशा इंतजार किया जाएगा 2 स्टेट्स इकट्ठी एंटर कराई जाएंगी, एक एक करके स्टेट्स एंटर नहीं होंगी। और टू मेंटेन बैलेंस एक स्टेट नॉर्थ में और एक स्टेट साउथ में रखी जाएगी, इस तरह लाई जाएंगी स्टेट्स यूनियन के अंदर। और मिसूरी कॉम्प्रोमाइज में यह भी तय हुआ कि साउथ की रियासतों को स्लेवरी रखने की इजाजत होगी, बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट एंड बीइंग पार्ट ऑफ देयर कल्चर। साउथ की रियासतों को स्लेवरी रखने की इजाजत होगी। नहीं, एंड्रू जैक्सन का तो टेन्योर ही बच्चे अभी नहीं आया ना। एंड्रू जैक्सन का एज ए प्रेसिडेंट तो टेन्योर 1829 से शुरू होना है, अभी तो हम 1825 तक पहुंचे। तो स्लेवरी इजाजत होगी। हाउएवर नॉर्थ में जो स्टेट्स आएंगी उन्हें स्लेवरी इजाजत नहीं होगी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका slave states and anti-state slave states were created legally as an agreement। पहली दफा अमेरिका में स्लेवरी फ्री जोन जो नॉर्थ है उसको स्लेवरी फ्री जोन काइंड ऑफ डिक्लेयर कर दिया गया। मिसूरी कॉम्प्रोमाइज ही 2 मोटी बातें करता है। पहली, रियासतें जब भी एंटर होंगी यूनियन में 2 होंगी, एक नॉर्थ में होगी एक साउथ में होगी। दूसरी, साउथ की रियासत को स्लेवरी की इजाजत होगी, नॉर्थ की रियासत में स्लेवरी को इजाजत नहीं होगी। यूं एक लाइन ड्रॉ होगी मिसूरी की लाइन के जो नॉर्थ ऑफ इट है वहां स्लेवरी नहीं होगी, जो साउथ ऑफ इट है वहां स्लेवरी होगी। तो पहली दफा स्लेव अमेरिका एंड नॉन स्लेव अमेरिका अलग-अलग हो गए इन दिस वे। उसके बाद आती है जी मोनरो डॉक्ट्रीन। मोनरो डॉक्ट्रीन remained the foreign policy principle of America for more than 90 years। more than 90 years, ठीक है जी। And I would once again at the cost of repetition tell you कि हमेशा जब भी हम कहते हैं कुछ रिपीट करने को तो we always say please repeat it और repeat it sir। मेरी ईगो मसाजिंग इससे नहीं होती, बट इट इज बेसिक मैनर्स। रिपीट दिस एंड रिपीट दैट एंड रिपीट दैट डज नॉट लुक वेरी नाइस। खैर, तो उसके बाद आता है
आपका मोनरो डॉक्ट्रिन। मोनरो डॉक्ट्रिन में बुनियादी चीज ये 1820 से लेकर 1917 तक, 1917 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर होने तक अमेरिका ने रफली इस फॉरेन पॉलिसी को, रफली इस फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया। 1898 तक, 1820 से 1898 तक स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया। बाज लोग कहते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। इस फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल को फॉलो करके अमेरिका यूरोप से बहुत आगे निकल गया, बिकॉज यूरोप इन दैट इरा, उन 90 सालों में यूरोप हैड अ वॉर ऑन एवरेज एवरी 10-15 ईयर्स, जिसमें उनके रिसोर्सेज भी जाया हुए, लोग भी मरे, इकोनॉमी भी नीचे आई। एंड अमेरिका इंजॉयड ए सेंचुरी ऑफ पीस। 90-97 साल अमेरिका ने कोई जंग नहीं लड़ी, और इसी पॉलिसी की वजह से अमेरिका ने सिविल वॉर आपस में लड़ी, लेकिन सरवाइव कर गया एज ए कंट्री। कोई यूरोपियन कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सका। तो इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। मोनरो डॉक्ट्रिन ने क्या कहा? मोनरो डॉक्ट्रिन ने कहा यूएस विल नॉट बी पार्ट ऑफ यूरोपियन क्वारल्स। हम यूरोपियन लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बनेंगे, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी चाहेंगे। ठीक, यूरोप विल नॉट be allowed any further colonization in America। मजीद कॉलोनाइजेशन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम यूरोपियंस को अलाउ नहीं करेंगे। नंबर 3, यूरोप विल नॉट इंटरफेयर विद न्यूली independent states in American continent। अमेरिका में जो नई रियासतें आजाद होंगी, यूरोप उनके साथ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी लिव एंड लेट लिव, हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे, आप हमारे मामले में दखल नहीं देंगे। एंड लास्टली, यूएस विल नॉट बी पार्ट ऑफ any European military alliance। अमेरिका किसी भी यूरोपियन मिलिट्री अलायंस का हिस्सा भी नहीं बनेगा। यानी अगर फ्रांस अलायंस बनाता है इंग्लैंड के खिलाफ, हम हिस्सा नहीं होंगे। इंग्लैंड अलायंस बनाता है फ्रांस के खिलाफ, हम हिस्सा नहीं होंगे। हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ना किसी की इंटरफेरेंस अपने यहां लेंगे। इसको स्प्लेंडेड आइसोलेशन भी कहा जाता है, स्प्लेंडेड आइसोलेशन भी कहा जाता है, और फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन भी कहा जाता है। बट द मोर कॉमन नेम इज मोनरो डॉक्ट्रिन। यस, बेसिकली प्रीचिंग वॉशिंगटन। मोर कॉमन नेम इज मोनरो डॉक्ट्रिन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मोनरो के थे जॉन क्विंसी एडम्स, जॉन एडम्स के बेटे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मोनरो के थे जॉन क्विंसी एडम्स, सेकंड प्रेसिडेंट के साहबजादे। तो बेसिकली इस थ्योरी के राइटर वो थे, इस थ्योरी के प्रोपोनेंट बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी वो थे। ठीक है जी। मैंने बताया है जी कि अगर आप लिटरली कहें कि मोनरो डॉक्ट्रिन कितना अरसा रही, तो वो 1898 तक है, स्टार्ट ऑफ स्पेनिश वॉर तक। लेकिन अगर आप फिगरेटिवली रफली अंदाजा लगाएं तो 1917 तक, जब तक अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और यूरोपियन फंडों में पड़ नहीं जाता, तब तक अमेरिका ने इसको फॉलो किया। ठीक है। Yes, obviously, it was splendid isolation. Writer of the doctrine was Mr. John Quincy
Adams, who was American president from 1825 to 1829 as well. ठीक है, ये मोनरो के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे और मोनरो के जाने के बाद इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंट बने। इनका भी सिंगल टेन्योर है अपने बाप की तरह, ये भी सेकंड टेन्योर विन नहीं कर सके, और इनके टेन्योर से ज्यादा इनका इलेक्शन इंपॉर्टेंट था। इनके टेन्योर से ज्यादा इनका इलेक्शन इंपॉर्टेंट था। होता यह है कि जॉन क्विंसी एडम्स के मुकाबले पर आते हैं एंड्रू जैक्सन। ठीक, जॉन क्विंसी एडम्स रिपब्लिकन डेमोक्रेट कहलाते थे और जैक्सन जो हैं वो डेमोक्रेट कहलाते थे। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कैंडिडेट 3-4 थे। उस वक्त के जो स्पीकर थे वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। उस वक्त इलेक्टोरल वोट्स थे 261। इलेक्टोरल कॉलेज छोटा था, थोड़ी रियासतें थी, 261। तो रिक्वायर्ड इलेक्टोरल वोट्स इनमें से कोई भी हासिल नहीं कर सका। ना जेफरसन हासिल कर सके, सॉरी, ना जैक्सन हासिल कर सके, ना क्विंसी एडम्स हासिल कर सके, ना वो तीसरे साहब हासिल कर सके। लेकिन पॉपुलर वोट जैक्सन को ज्यादा पड़ा था। लेकिन इलेक्टोरल वोट्स का जो थ्रेशहोल्ड है 261 को क्रॉस करने के लिए उन्हें 131 वोट्स चाहिए थे, इलेक्टोरल वोट्स, वो नहीं मिले किसी को भी। तो आइन मैं आपको पढ़ा कर आया हूं। आइन ये कहता है कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे सेनेट वाले। तो यहां भी मामला जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में गया तो रिपब्लिकन डेमोक्रेट डोमिनेटेड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वहां जो स्पीकर थे उन्होंने लॉबिंग की जॉन क्विंसी एडम्स के लिए, ना कि एंड्रू जैक्सन के लिए। सो उस लॉबिंग का फायदा हुआ एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड द ब्लू ब्लडेड जॉन क्विंसी एडम्स, और जो एंड्रू जैक्सन था, आम बैकग्राउंड का था, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्विंसी एडम्स जैसे ही प्रेसिडेंट बने उन्होंने स्पीकर को अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना लिया। ठीक, करप्ट बार्गेन इसको कहा जाता है, करप्ट बार्गेन या फ्रॉड बार्गेन इसको कहा जाता है, इस सारे प्रोसेस को। ठीक, कि स्पीकर ने नेसेसरी वोट्स प्रेसिडेंट के लिए इकट्ठे किए और बदले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लग गए। ठीक है, सो क्विंसी एडम्स सदर बन तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी सदर बन के आसान नहीं थी। मिड टर्म्स जीते जैक्सन के हामियों ने, वो जैक्सोनियन डेमोक्रेट्स कहलाए, और उन्होंने हर जगह पर जॉन क्विंसी एडम्स के लिए रोड़े अटकाए। जॉन क्विंसी एडम्स की प्रेसिडेंसी कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ सकी, सिवाय इसके कि ही हैड मेड ए डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट विद इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड के साथ एक मुआहदा किया था कि हम वेपन्स कम करें, रिड्यूस करें। फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन साइड पर उनका एक्सपर्टीज ज्यादा थी। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन क्विंसी एडम्स कोई खास नहीं कर सके, और अगले इलेक्शन में 1829 में फिर फाइनली एंड्रू जैक्सन हैंडसमली एंड कंफर्टेबली डिफीटेड हिम। अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन ने हैंडसमली एंड कंफर्टेबली उनको हराया और ही बिकेम प्रेसिडेंट फ्रॉम एंड्रू जैक्सन 1829 to 1837। प्रेसिडेंट जैक्सन का प्रेसिडेंट बनना ही अपने आप में एक मोजज़ा था। ही वॉज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, कि अगर आप एस्पायर करें और उसके लिए एफर्ट करें तो आप कुछ भी बन सकते हैं। He was just 13 when American War of Independence was fought. He fought as a child soldier. His father was a saddle maker, गरीब आदमी था,
घोड़ों की जीने सिया करता था। He and his brother fought in that war and they were captured by the Britishers, kept in a prisoners of war camp in America. वहां इसे चिकन पॉक्स निकल आते हैं। इसको और इसके भाई को ठंडी रात में नंगे पैर वो वार्डन जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप का होता है वो इनको कैंप से बाहर निकाल देता है, फियरिंग कि चिकन पॉक्स बाकी कैदियों को भी करेंगे और ये वबा बन जाएगी और फैल जाएगी, तो इन्हें सर्दी में बाहर मरने के लिए वो छोड़ देता है। ये दोनों भाई 40 मील नंगे पांव पैदल दौड़ते और चलते हुए अपने घर पहुंचते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हिज ब्रदर डाइज, सून हिज मदर डाइज एज वेल, एंड देन सून आफ्टर हिज फादर टू। सैडल मेकिंग से इसने भी अपना काम शुरू किया। वेरी लिटिल फॉर्मल एजुकेशन बट इवेंचुअली लैंडेड इन लॉ। पढ़ा, टेनेसी में प्रैक्टिस शुरू की, थोड़े अरसे में जूनियर अटर्नी बने, थोड़े से स्लेव्स इन्होंने ले लिए, थोड़ी सी लैंड ले ली, थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिली, जूनियर जज बने। एंड देन 1812 की वॉर आ गई, छोड़ के इन्होंने वॉर में हिस्सा लिया एंड फ्रॉम जज जैक्सन टू ही बिकेम जनरल जैक्सन एंड फ्रॉम देयर ऑन इन्होंने पॉलिटिकल अपना सफर जारी रखा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1825 में क्या हुआ इनके साथ मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट ही वाज प्रीटी पॉपुलर। 1829 में फाइनली ही वन द इलेक्शन एंड ही बिकेम ए वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट एज वेल। ठीक है जी। इसने आम अमेरिकन को ये यकीन दिलाया दैट इफ ही कैन बी ए प्रेसिडेंट, एक सैडल मेकर का बेटा जो गुड लुकिंग नहीं है, चीचक से मुंह भरा हुआ है, वो अगर आकर बन सकता है सदर तो कोई भी बन सकता है। इनके इरा को इरा ऑफ कॉमन मैन कहा जाता है। इनके इरा को इरा ऑफ कॉमन मैन कहा जाता है। कैसे? इन्होंने टैक्स on voting was reduced। इनके टेन्योर में जो वोटर आप बन सकते थे टैक्स अदा करके, पोल टैक्स उसको बोलते थे। व्हाइट अमेरिकन ही वोट कास्ट कर सकते थे, जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे टैक्स पेयर्स होते थे। ना ब्लैक वोट कास्ट कर सकते थे, ना औरतें वोट कास्ट कर सकती थी, ना गरीब अमेरिकन वोट कास्ट कर सकते थे। तो इसने वो पोल टैक्स खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसको बहुत नीचे ले आया, जिसके बाद जो पहले 37% अमेरिकन व्हाइट मेल्स वोट डाल सकते थे, इसके इस इकदाम के बाद वो तादाद 57% हो गई। मोर पीपल केम इनटू वोटिंग राइट्स। ऑब्वियसली जिनको नया वोटिंग राइट मिला है वो इसको अपने प्रेसिडेंट के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ही ऑल्सो इंक्रीज्ड इलेक्टेड ऑफिसेस। इसने इलेक्टेड ऑफिसेज की तादाद में इजाफा किया। शेरिफ्स इलेक्ट होना शुरू हुए, स्कूल प्रिंसिपल्स इलेक्ट होना शुरू हुए, लोकल गवर्नमेंट के लोगों में इलेक्शन का रिवाज डाला। यूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करने की आदत इसने डाली। ठीक है। पॉपुलर पॉलिटिक्स एंड कैंपेनिंग इसने स्टार्ट की। ये पहला ऐसा सियासतदान था जो अपने जलसों पर म्यूजिकल बैंड्स को बुलाता था और फूड एंड ड्रिंक्स ऑफर करता था। ये गरीब लोग हैं, आते हैं, उन्हें खाना मिलना चाहिए और उन्हें एंटरटेनमेंट भी मिलनी चाहिए। तो he used these popular tactics to pull people and people obliged him as well। इसी ने ये कन्वेंशंस एंड कॉकसेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले टिकट दी जाती थी कि जो भी सदर बनेगा, एलिट्स बैठ जाते थे ड्राइंग रूम्स में और एक दूसरे को टिकटें बांटते थे प्रेसिडेंट बनने की। इसने वो निजाम खत्म कर दिया। इसने कहा जी आपको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए भी जरूरी है कि आप कैंपेन करें, लोग आपको कैंडिडेसी के लिए भी अपनाएं, वोट दें और इवेंचुअली
कन्वेंशंस हो, कॉकसेस हो पार्टीज के, और वहां आपको नॉमिनेट किया जाए, जैसे कि अब तक हो रहा है तब से लेकर। तो इन्होंने डेमोक्रेटाइज किया अमेरिकन सोसाइटी को, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल ऑफिस को, और अमेरिकन होल पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया, कॉमन मैन तक लेकर आए। इन्होंने स्पॉयल सिस्टम को भी खुल के इस्तेमाल किया। इन्होंने अपने सब हामियों को पब्लिक ऑफिसेज दिए, रोटेशन सिस्टम बनाया, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, सबको सरकारी ऑफिसेज ओहदे इन्होंने दिए। स्पॉयल सिस्टम का भी फायदा उठाया, वीटो पावर का भी इस्तेमाल किया, बेदरेग वीटो पावर भी इस्तेमाल की, कांग्रेस को काबू में करके रखा। इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट भी इनके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। किचन कैबिनेट का मतलब है कि अपने सियासी मुशीरों के बजाय अपने जाती दोस्तों से मशवरा करना, अपने सियासी मुशीरों के बजाय अपने जाती दोस्तों से मशवरा करना। तो जनरल डफ, मेजर लुइस वगैरह इनके पुराने जाती दोस्त थे, आइजैक हिल वगैरह, ये उनसे ज्यादा मशवरा करते थे, अपने सियासी वजीरों से उतना मशवरा नहीं करते थे। तो उन्हें इनकी किचन कैबिनेट कहा जाता था। ही रीचार्टर्ड नेशनल बैंक ऑफ यूएसए। इन्हें लगता था कि नेशनल बैंक ऑफ यूएसए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रिच पीपल बन चुका है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द रिच पीपल बन चुका। तो उन्होंने वो पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही तोड़ दिया और नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया, और उन्हें हिदायत दी कि इसे कॉमन मैन्स बैंक बनाएं। भले कोई 1 पेंस लेकर आता है, उसका 1 पेंस जमा करें, भले कोई 1 पेंस निकलवाने आता है, उसका 1 पेंस उसे निकालने दें। तो ये रीचार्टरिंग ऑफ द नेशनल बैंक, इनको भी एक रिबेलियन फेस करनी पड़ी। नॉर्थ कैरोलिना के फार्मर्स ने इनको टैक्स देने से मना किया। ठीक है, नॉर्थ कैरोलिना के फार्मर्स ने इनको टैक्स देने से मना किया। तो इन्हें सिर्फ धमकी ही देनी पड़ी, इन्हें मिलिशिया रेज नहीं करना पड़ा, बिकॉज एवरीवन न्यू व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर ही इज। ही सेड पे द टैक्स और अदरवाइज। इतना काफी था, एंड द नॉर्थ कैरोलिना फार्मर्स ऑब्लाइज्ड टू पे टैक्स। तो इसने बिल्कुल फ्रॉम अ वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ वेरी पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी प्रेसिडेंसी को इस्तेमाल किया और इंजॉय किया। सेकेंड टर्म भी कंफर्टेबली जीती। द ओनली कंट्रोवर्शियल एक्ट ऑफ हिज टेन्योर इज हिज ट्रीटमेंट ऑफ द रेड इंडियंस। रेड इंडियंस के साथ इसका ट्रीटमेंट कोई बहुत अच्छा नहीं था। रेड इंडियंस के साथ अपने 8 सालों में इसने सुलह के 94 एग्रीमेंट्स किए। उनमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो है इंडियन रिमूवल एक्ट। रिमूवल एक्ट 1830, इंडियन रिमूवल एक्ट। इसके जरिए इंडियन जो ट्राइब्स हैं उन्हें यह कहा गया था कि आपको एक डेजिग्नेटेड जगह दी जाएगी, वहां आप अपने रसूमों रिवायात के मुताबिक रहें, रिजर्व्ड जगह होगी, रिजर्वेशन आज भी उन्हें कहते हैं, वहां आप जाकर रहें, ये इलाका खाली कर दें। बदले में हम आपको कन्वेंस, सिक्योरिटी और फूड जो ट्रैवल का है वो हम फराहम करेंगे। द रेड इंडियंस एग्रीड, refused to pay tax. North Carolina. The Indians agreed, उन्होंने weapons अपने छोड़ दिए, लेकिन फिर the president did not follow up on his promise. They were forcibly pushed to start their journey without any conveyance, security or anything like that. They started that journey. It was 4,000 miles across 10 states. इन्होंने क्रॉस करनी थी 10 स्टेट्स और 11वीं में जाना था। 4000 मील की जर्नी थी। अमेरिकन दोनों साइडों पे खड़े होकर इन्हें देखते थे कि जैसे ये कोई तमाशा हो।
लेकिन इन्हें हेल्प नहीं करते थे। इस जर्नी को ट्रेल ऑफ टीयर्स अमेरिकन सोसाइटी कहती है, अमेरिकन हिस्ट्री कहती है, ट्रेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं का रास्ता। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? बिकॉज रफली द रेड इंडियंस buried a dead body on every mile. Roughly, on average, Red Indians buried a dead body, one of their own, on every single mile. That is why it is called Trail of Tears. Red Indians do not like him. Even today, the Indians do not like him. They hate him, consider him the murderer of their forefathers. तो ये एक controversial act है on his count. Apart from this, for ordinary Americans, his presidency was an all-right era. ठीक है जी, आज यहीं तक। अब यहां पर प्रेसिडेंट्स हमारे काइंड ऑफ वाइंड अप हुए। अगला टॉपिक हमारा होगा स्लेवरी एंड सिविल वॉर। स्लेवरी एंड सिविल वॉर, वहां से हम शुरू करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। जी बताइए, पूछिए। इट डजंट रिफ्लेक्ट दैट। उस वक्त तो वो पीछे रह गए थे बेचारे। नो, कोई जरूरी नहीं है याद रखना। कोलंबिया अकेला डिस्ट्रिक्ट है? नहीं, कोलंबिया स्टेट भी है। वॉशिंगटन डीसी कोलंबिया का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया अलग से स्टेट भी है। तो उस स्टेट ने टेरिटरी दी कैपिटल बनाने के लिए, इसलिए उस एज ए ट्रिब्यूट वॉशिंगटन के साथ डीसी भी लिखा जाता है। नहीं, अदर प्रेसिडेंट्स करने की जरूरत नहीं है बच्चे। जो स्लेवरी करेंगे तो ऑब्वियसली वो हम करते जाएंगे, डोंट